अफ्रीका में जाने से पहले ही लोग डरते हैं, बट क्या है मेरे अंदर एक चूल है, वो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्या, बट है मैं कुछ अलग करने की सोचता हूँ। तो हुआ क्या, मैंने सोचा यार देखते हैं कि इस बार ना होटल में नहीं रुकते हैं, किसी लोकल के घर रुकते हैं। तो काफ़ी ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं काउच सर्फिंग, ताकि एक तो सस्ता फ्री में आपको स्टे मिल गया, लोगों के यहाँ रह सकते हो, नया एक्सपीरियंस मिलता है। बट अफ्रीका में आप पहली बार चूज़ करोगे, ये बहुत अजीब। सही बात है भाई, ऐसी कंट्री में जिसके बारे में बहुत नेगेटिव सुना है, हाँ। वहाँ जाके तुम काउच सर्फिंग कर रहे हो, बड़ी बात है, पहली बार वो भी। पहली बार, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि उसमें रेटिंग चलती है। तो मैं पहला फ्रेश लॉगिन किया, मैंने ऐसी ट्राई कर लिया। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एक लड़की थी वहाँ पे, सिसिलिया, उसने। ठीक है भाई, मैंने भी यार ठीक है, और नायरोबी में वो रहती थी, और नायरोबी में मुझे रुकना था। तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई। उसका मैसेज आ गया, आप जब आओ तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब यार मैं 5 मिनट ही सोचा कि यार हालांकि मैं जानता भी नहीं यार इसको, मैं कभी मिला नहीं, मेरे पास नंबर नहीं, मैंने देखा नहीं। अब ये बंदी बोल रही है आके मेरे घर पे रुक लेना। अब जो लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं उनको शायद इसका अप डाउन पता है, मुझे नहीं पता। तो मैं सोचा यार ये कैसे करना कैसे है, बट मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब प्लान करते हैं। तो भाई अपन एयरपोर्ट पे उतरे, फिर सोचने लगे क्या करते हैं। तो मैंने कहा यार चलो देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो होटल देख लेते हैं आसपास। तो वहाँ पे मैंने एक होटल देख लिया बैकअप में, मैं निकल लूँगा वहाँ से भाई। तो मैंने टैक्सी की और मैं उसके घर भाई पहुँच गया। उसके एरिया में पहुँचा तो मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल की। अभी तक हमारी कॉल पे कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ मैसेज पे बात हुई है, हाँ यू कैन कम, नो प्रॉब्लम, ये मेरी लोकेशन है, टैक्सी वाले को ऐसे ऐसे बोल देना। और भाई जो हाँ उसका घर था बड़ा शेडी एरिया था। मतलब कि एक तो नायरोबी है वो है जो दिखता है जहाँ पर मतलब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, एक है पीछे जहाँ पर नाले से बह रहे हैं एकदम ऐसे, मतलब जो अफ्रीकन आप इमेजिन करते हो वहाँ घूमते रहते हैं। आउटस्कर्ट्स में था थोड़ा सा ना, उसका नाम था डोनहोल्म विलेज। तो भाई वहाँ घुसे हम। तो मैं उसको कॉल करता हूँ, कहती ये ग्रीन गेट होगा वहाँ पर गाड़ी, ग्रीन गेट दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, कहती रोक लो यहाँ पर गाड़ी, ये मेरा घर है। ठीक है, मैंने कहा भाई आ जाओ। तो कहती मैं तो हूँ ही नहीं घर पे। मैंने कहा अच्छा। फिर कहती मेरी बेटी है वो आएगी। अब यार मुझे बड़ा अजीब लगे कि यार जिसने मुझे बुलाया वो नहीं, उसकी बेटी है, और मैं कैसे यहाँ पे, और रात हो गई थी, 9-10 बज गए थे, और मुझे रुकना है। तो अच्छा ठीक है भाई, उसकी बेटी आई, उसने गेट खोला और कहती आ जाओ। मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात है यार कि हमारे इंडिया में कैसे हो जाए कोई अपनी बेटी के साथ, यार कोई नए ट्रैवलर को कैसे छोड़ देगा। सही बात है। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा शेडी लगने लगा कि यार ये कुछ पंगा तो नहीं है यार। एक डॉग था उनके घर में। तो भाई मैं घुस गया घर में, ठीक है, और घुसते ही भाई मैंने तो अपना बैग वहाँ रखा है, ऐसे ही सोफा, ये एंट्री थी, मैं बैठ गया यहाँ पर कि अब क्या है। तो मैंने कहा आपकी मम्मी कब आएंगी। तो बोलती, उसका नाम था जॉय। तो वो कहती वो तो सुबह आएंगी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मतलब मेरे को कहाँ रुकना है, तो वो रूम में लेके गई। कहती ये बेड है, बंक बेड थे उनके पास, 2 रूम थे, एक जो जिनका ओनर थी उसका बेडरूम था, और एक रूम था उसमें बंक बेड थे। तो उसमें एक लड़की वो रुकी हुई थी, मतलब उसका बेड था एक, मुझे बोल रही ट्रैवलर ही रुकी हुई थी। नहीं वो उनकी बेटी थी। अच्छा, वो बेटी का ही रूम था, ऊपर बेटी और बंक बेड पे ऊपर बेटी, नीचे उसने बोला आप ले लो या मम्मी का बेडरूम ले लो। अच्छा। तो मैंने कहा भाई बेडरूम तो मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। अब तक मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऊपर सो रही है, क्योंकि अभी मुझे लगा बेडरूम में सो जाएगी, इसलिए मैंने बंक बेड बोल दिया भाई। ठीक है, बच्ची थी, मतलब 18-19-20 साल की होगी, कॉलेज में थी वो। तो भाई मैं इसलिए बैठ गया, मैंने ठीक है मैं यहाँ सो जाऊँगा यार, बैग वैग रखा, मैं अपना सोफे पे बैठ गया। अभी तक माइंड में ना, आप कितने ही ट्रैवल किए हो भाई, आप जब भी नई कंट्री में जाओगे ना तो वो एक अलग फीलिंग होती है। ठीक है, और अफ्रीका पहली बार एंट्री करोगे तो बिल्कुल ही अलग होती है कि आपकी इमेज ही अलग है कि यहाँ तो अटैक हो जाएगा तुरंत ही। तो मैं बैठा हूँ भाई कि क्या करूँ। तो उसका मैसेज आता मेरे पे कि तुमने खाना वाना खा लिया, नहीं खाया तो मैं भिजवा देती हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है भाई इसको क्या मिल रहा है, चलो मेरे को तो फ्री स्टे मिल रहा है, मैं ट्रैवलर हूँ, इसको क्या मिल रहा है। तो मैं बोलता उस लड़की से कि यार मैं कुछ खाना वाना मंगा देता हूँ तो खा लेना आप। तो कहती नहीं मैंने तो खा लिया, आप देख लो। भाई खाना वाना खा लिया, मैंने ऑर्डर किया, अब मैं सो गया, रात में लेटा हुआ हूँ मैं। क्या बाहर से मंगाया था आपने, क्या खाना? क्या ऐप चलती है वहाँ पे? यार वहाँ पर एक ऐप था, ड्राइव था कुछ कर गया, मैं भूल गया, शायद इन ड्राइव तो चलता है वहाँ पे, इन ड्राइव से ही आया था शायद। इन ड्राइव जो टैक्सी ऐप है? हाँ इन ड्राइव वहाँ पर वो चलता है। ऊबर भी बहुत अच्छी चलती है वहाँ पर, अगर आप कभी जाओ तो ऊबर इन ड्राइव यूज़ करना, कार्ड लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। बट वो एसी नहीं चलाती भाई वहाँ पर की। अच्छा। वो कहेंगे इतना पैसा ही नहीं मिलता कि एसी चलाया जाए। ठीक है। तो बस एक वो प्रॉब्लम है। अब मैं 11 बजे लेटा हूँ, तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी थी। तो
अब मैं तो चिल था भाई, बैठा हूँ। तो 11 बजे वो बोलती मेरे से कि यार आकाश, मैंने किचन में इतना बड़ा चाकू देखा है भाई, और वहाँ हड्डियाँ पड़ी है मोटी मोटी। ओ भाई मैं मतलब अच्छा खासा थक के लेट गया था और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैंने क्या कह रही भाई, मैंने चाकू देखा यार, इतना बड़ा चाकू और इतनी मोटी मोटी हड्डियाँ पड़ी हैं। तो मैं कहता यार ये क्या बकवास है रात के, मतलब अभी तो 11 बजे या 1-2 बजे तो कुछ भी हो सकता है, कहीं सोते ही ना काट दे भाई काट सकते हैं। और वो है नहीं घर पे, क्या पता यही प्लान हो कि भाई तुम लेटो आज गए। भाई मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा किचन में वो आ गए में भाई, इतना बड़ा वाला चाकू नहीं होता, वो पड़ा हुआ है पूरा, और वो हड्डी पड़ी हुई है। अब वो हड्डी थी बकरे वकरे की थी, मतलब मोटी मोटी थी, बट हालत ख़राब करने लायक अच्छी थी भाई। मैंने कहा यार क्या करें यार, अब रात में भी कहाँ निकले यहाँ पर, 12 बज गए, 1 बज गया। यार बैठते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं आज, ब्लैक कॉफ़ी। सोएंगे नहीं आज एडिट कर लेते हैं जो बना है ना एडिट करते हैं आज। पर भाई हम 2-3 बजे सो गए वहीं सोफे पे आई गई नींद। सुबह खुली 9 बजे, तो जोए जा रही थी, वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी कि काश मैं वहाँ जा रही हूँ स्कूल। मैंने कहा ठीक है भाई, अब कौन रहेगा घर पे? वो कहती हो कोई नहीं, आप रहो आराम से। यार ये क्या बकवास है, मतलब यार ना तो माँ है, एक बंदा एक दिन पहले आया घर पे, अब वो भी स्कूल चली जा रही है घर छोड़ के। भाई वो चली गई चाबी दे के मेरे को कि मम्मी आ जाएंगी, और भाई सिसीलिया आई है फिर 11-12 बजे, और मैं तब तक अकेला ही था घर में। तो ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसने, जो है ना वो टुच्चा माइंडसेट होता है हम लोगों का कि जो आ रहा है चोरी है, जो आ रहा है कुछ खराब नीयत से ही आ रहा है, ये चीज खराब करेगा, पता नहीं कुछ उठा के ना ले जाए। मतलब हमारे यहाँ तो ये बोल देंगे कि, और अच्छा उसमें जब मैंने वीडियो डाली तो लोग मुझे ही बक रहे हैं। हम इंडियंस का माइंडसेट देखो आप कि अबे तू ऐसे रह लिया यार, क्या बात कर रहा है, तेरे को काट देते तो ये साले ऐसे ही होते। मतलब उनको अभी भी बेचारों को लग रहा है कि वो गलत ही थे। और वो आई भाई, उसने मुझे वेलकम किया, उसने बोला आप मेरे बेडरूम में सो जाते, ये है कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ मैं भाई फिर 6-7 दिन हम वैसे रहे हैं। उसके बाद मैं गया हूँ मोम्बासा, वहाँ भी रहा हूँ, फिर वापस आने से पहले एक दिन फिर दोबारा उसके साथ रहा हूँ। उसको हम लेके जाते थे, पार्टी वार्टी करते थे भाई। उस लड़की को हमसे 1 रुपये का भाई लालच नहीं था, ये मैंने एंड में जाना, कुछ लालच नहीं, हेल्प करना चाह रही थी। फिर मैंने उससे एक दिन पूछा है कि सिसिलिया हमें तो फ्री स्टे मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें मिल क्या रहा है यार, मुझे थोड़ा समझना है इस चीज़ को। सही बात है। तो उसने बोला कि अच्छा तुम ट्रैवल करते हो, बहुत से लोग साल में 1 बार ट्रैवल करते हैं, और तुमने ज़िंदगी दे दी इसको, तुम तो उन्हें पागल ही दिखते होगे। मैंने कहा हाँ यार सही बोल रही है। तो कहते तुम्हें पता है ना उसके अंदर क्या है, किक है। तो ऐसे मुझे पता है, मैं कभी ट्रैवल नहीं कर सकती, बट आप मुझे कंट्री बोलो, मैं उस कंट्री के लोगों के बारे में बता दूंगी आपको, एक एक कुंडली बता दूंगी कि वो कैसे हैं। कहती मैं चाइनीज़ को अब होस्ट नहीं करती। क्यों, चाइना के बारे में क्या बताया? चाइना के बारे में तो भाई मुझे इथोपिया और अफ्रीका में इतना जानने को मिला है कि मैं इनको सोचता था, हम सोचते हैं क्यूट से हैं, बहुत अच्छे हैं भाई लोग किलसते हैं इनसे, डरते हैं। उसने बोला चाइनीज़ को होस्ट नहीं करना, बड़े बदतमीज़ होते हैं, रूड होते हैं बात करने में, बहुत रूड होंगे। आपके घर में आएंगे, जैसे अब आप हो, आप बैठे थे मेरा वेट कर रहे थे, आए गले लगे यार खाना, क्यों मैंने बोला यार खाना वाना खाते हैं, पिज़्ज़ा मंगाया, कि इतना यार अच्छा इंसान मिल जाए, आपको ट्रीट करना चाहिए उसको ना अच्छा। तो वो उनको मतलब नहीं है, वो अपने बेड पे लेटे रहेंगे, बात नहीं करेंगे किसी से, वॉशरूम जाएंगे, मेरे से हाय भी नहीं बोलेंगे, मेरे घर में रुक रहे हैं। अच्छा। फिर किचन में जाएंगे, प्लेटें तोड़ देंगे, और प्लेटें टूटी वहीं पड़ी हुई हैं, उठाते भी नहीं है। खाना वाना बनाएंगे, केयरलेस मान लो, पता नहीं क्या यार, सेल्फिश है, उनका कल्चर ऐसा है कि खाना वाना साफ नहीं करते। गिर गए अपनी गिरन दो, प्लेट विलेट क्या है खुद संभाल लेगी, जो रख रही है वही संभाल लेगी यूं भी ना डस्टबिन में डाल दूं इसे। जब इतना अच्छा आदमी है तो बहुत अच्छा हो सकता है खाना वाना बना रहे हैं तो भाई बर्तन नहीं धो रहे, तो भाई उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे को थोड़ी कुछ मिल रहा है, तो जब बात भी नहीं कर रही है ना, कल्चर शेयरिंग हो रही, तो फिर क्यों रखना है। मैंने उससे फिर पूछा ना तुम्हें अच्छे गुण लगते हैं, सबसे अच्छे हैं, तो उसने बोला था एक तो जर्मनी के लोग बहुत अच्छे हैं और इंडियंस। अच्छा। दूसरा कि आप लोग बहुत केयरिंग होते हैं, मतलब आपको पता है जैसा आप हो। मैं आया तो मैंने पहले यार पिज़्ज़ा वीज़ा मंगा के रखा हुआ, तो कह रही मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, क्योंकि मैं तो शर्मिंदगी सी में था कि यार किसी घर में फ्री में रुक रहा हूँ। अब पर ये एक नॉर्मल है जो काफ़ी टाइम तक ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल है, बट मेरे लिए पहली बार था, तो मुझे ऐसा था यार मैं ये भी दे दूँ, रात में क्लब ले जाऊँ, मैं उसको क्लब ले गया कि चल यार बियर पीते अगर मैं इसके यहाँ रह रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं भी कुछ इसे दूँ समहाउ, कि यार
कुछ मैंने दूध की 2-3 थैलियाँ ला के उसके फ्रिज में रख दी, सब्जियाँ रख दी, भाई खा यार। फिर उसको पनीर बना के खिलाया। क्या कह रही, कैसा अरे लगा उसे? मस्त भाई। वो कह रही मुझे यही अच्छा लगता है तुम लोगों के अंदर ना, कि इंडियंस का ये बताया कि आप काफ़ी वैसे होते हो यार, रिस्पेक्ट देते हो। जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियंस का ये है, जो इंडियंस को जानता है वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, वही डिसरिस्पेक्ट करता है जो बिल्कुल ही नहीं जानता। सही बात है। बना बनाई इमेज है ना नेट से, तो उस बंदे को आप क्या समझाओगे आप? भाई चाइना के बारे में और क्या जाना आपने वहाँ रहते हुए? एक इंसिडेंट बताता हूँ चाइना के बारे में। अपन इथोपिया में थे, तो इथोपिया में दानाकिल डिप्रेशन, वो हॉटेस्ट प्लेस, वहाँ जा रहा था मैं। तो वहाँ 4-5 गाड़ी थी हमारी, हर 2-4 टूरिस्ट को एक गाड़ी अलॉट हो जाती है, एक ड्राइवर अलॉट हो जाता है, 3-4 दिन के लिए आपकी है। तो मेरा ड्राइवर मुझे पिकअप करने आया, तो उसने बोला भाई आप बैठ जाओ। मैं आगे बैठ गया और एक मेरे साथ मेरी दोस्त थी, वो पीछे बैठ गई। तो बोलता है 2 बंदे और आने हैं। तो हम मकैले एक जगह है, वहाँ से उसने मैं पिकअप किया था, 100-150 किलोमीटर, एक अफरार विलेज पड़ता है, वहाँ से 2 बंदे और आने हैं। तो बोलता कि व्लॉग में भी है वो शायद मेरे, कि यार चाइनीज़ ना हो। वो बंदा बोलता? हाँ। तो मैं अपना व्लॉग बनाने में लग रहा हूँ और उसने एक बात कई बार रिपीट की, ब्रो चाइनीज़ आर नॉट लाइक दिस। फिर मैंने सोचा कुछ तो इसका दर्द है यार, इतना कोई बंदा क्यों डरेगा। तो मैं उसको बोलता कि क्या हुआ तेरा, मतलब चाइनीज़ से क्या है? कह रहा भाई ये बहुत बदतमीज़ होते हैं, ये मतलब इतने बदतमीज़ होते हैं आप सोच नहीं सकते। मैं काम ही नहीं करूँगा, अगर चाइनीज़ हुआ ना तो मैं गाड़ी से उतर जाऊँगा, फिर आप देख लेना, कंपनी देख लेंगे। तो मैंने बोला यार ऐसा क्या? कह रहा कि अभी पिछले हफ्ते की बात है कि एक लड़की थी मेरे साथ चाइनीज़, कहता उसके फ़ोन पे कुछ बात चल रही है, मसले चल रहे हैं, वो मुझ पे चिल्ला रही है, कह रहा है ऐसे मार रही है, गाड़ी रोक, तू इतनी तेज़ क्यों चला रहा है, इतनी धीरे क्यों चला रहा है, ये एसी नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, मतलब शिकायतें। कह रहा मेरा भाई कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। मैंने गाड़ी रोकी, अपने सर पे पूरा पानी डाल लिया और मैं रोने लगा, और कहता हूँ फिर भी मेरे पे चिल्लाती। टॉर्चर कर दिया उसे पूरा। वो पागल हो गया, कहती कम गाड़ी के अंदर आ, गाड़ी चला। कह रहा भाई मैंने अपने बॉस को कॉल किया कि मैं बॉस, वो मतलब 14-15 साल से काम कर रहा है उस कंपनी के साथ, तो इज्जत हो जाती है ना बंदे की, भाई बॉस भी रिस्पेक्ट करता है कि बॉस मैं पागल हो जाऊंगा और मैं नहीं जा सकता। तो कह रहा फिर मेरे बॉस ने तभी दूसरी गाड़ी भेज दी थी कि चला जाओ, और मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं ज़िंदगी में काम नहीं करूँगा चाइनीज़ होगा तो। भाई वो बंदा अफरार विलेज तक हर 2 मिनट में कॉल कर रहा था। कौन कौन, डिड यू कंफर्म, डिड यू कंफर्म, हु आर दे, डिड यू कंफर्म। तो उससे मेरी फ्रेंडशिप भी बोन हो गई थी, तो बार बार मेरे पास आया, काश इफ दिस इज चाइनीज आई से गुड बाय टू यू। तो ये मैंने देखा यार काफ़ी लोगों ने। एक और ऐसा इंसिडेंट था, एक ने मुझे बताया, वो दूसरा टूरिस्ट बंदा था, कि किसी की बेटी से शादी कर ली थी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ना एडिस में जैसे सारे बिल्डर चाइनीज ही हैं, तो चाइनीज ही वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं ज्यादातर। पूरा पैसा, पूरे अफ्रीका में? ज़्यादातर नहीं, पूरा पैसा। आप उन मेन इथोपियन से बात भी करोगे ना तो सब जानते हैं, और सरकार को पूरा सपोर्ट है। तो बिल्डिंग्स वगैरह यही बना रहे हैं पूरी चीज। कैसा लगा आपको जाके वहाँ पर कैपिटल सिटी में? क्योंकि अफ्रीका की, जैसे इंडिया को लेके बाहर की लोगों की इमेज है ना कि गंदगी और स्लम्स ये सब, पर इंडिया की एक दूसरी साइड भी है, मतलब मेजर अच्छी साइड। ऐसे ही हमें अफ्रीका के बारे में यही लगता है कि जंगल ही जंगल है, लोगों के हाथ में गन है, पहनने को चप्पल भी नहीं है, गरीबी आती है बेसिकली माइंड में। कोई टूरिस्ट जाता है तो उसे लूट लेते हैं, ये भी। पर जो कैपिटल सिटीज़ है वो कैसी होती है? जैसे नायरोबी हो गया या फिर इथोपिया का कैपिटल हो गया, वो कैसी होती है? वो प्रॉपर सिटी होती है मतलब? भाई नायरोबी तो बहुत अच्छी है, बट नायरोबी ऊपर से देखोगे कुछ और है, नीचे से देखोगे कुछ और है। वो पहली मैंने ऐसे ही सिटी देखी है, जैसे मैं अगर आपको ऊपर से फोटो दिखाऊंगा अभी तो आप बोलोगे यार आकाश भाई ये नायरोबी है, बट जैसे आप ज़मीन पे उतरोगे फिर वो नायरोबी है, वो अलग है, वो असल है। मतलब कि बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर्स हैं, बट उनके बीच की जो गलियां हैं वो उखड़ी हुई हैं। मतलब जो मेन सेंटर एरिया है वो अच्छा है, नो डाउट। बहुत सेंटर जैसे हमारा सीपी है वो ठीक है, बट उसके अंदर ना फिर हसल शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपको हैरानी होगी बात जान के, नायरोबी की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो कौन ओन करता है? सबसे अच्छी बिजनेसेस, सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कौन ओन करता है? अंबानी। सोमालियंस। अच्छा। अब आप ये सोचोगे यार सोमाली, ये तो लुटेरे होते हैं, तो बहुत गरीब देश माना जाता है, बट ये ग्राउंड रियलिटी है। वहाँ के सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सबसे बड़े बड़े बिजनेस सोमाली ओन करते हैं। ये मुझे वहीं जाके पता चला।
और वो बिजनेसेस क्या गैंगस्टरिज्म का ही पैसा है या कोई खुल के नहीं बोलते कॉर्पोरेट? वो, बट मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, टैक्सी ड्राइवर से ही पूछने की कोशिश की, सिसिलिया जिसके साथ मैं रुक रहा, उसने भी मुझे यही बोला कि भाई बहुत पैसा है इन लोगों के पास, हमें नहीं पता कहाँ से है, और ये पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं केनियंस पैसा वैसा दे के। बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही पैसा होगा यार, हमने सुना है कि शिप एक्सटॉर्शन। बट वो भाई बहुत फंडेड है वहाँ पर और काफ़ी मजबूत है। और कीनिया में भी भाई वो सब है कि किडनैपिंग हो जाती है, और जैसे फिर कंपनी से पैसा मांगा जाता है, टैक्सी वाले ले जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। वो नाइजीरिया में। अच्छा। नाइजीरिया जाता हुआ बंदा मुझे अपने प्लेन में मिला था, वो सर थे गुजराती, उनके वहाँ प्लांट थे भाई, सोचो गुजराती कहाँ फैले हुए हैं, वो मशीन बनाते थे सीमेंट्स की बड़ी बड़ी। तो वो मुझे बोले, मैंने बोला था कि शायद मैं अभी कीनिया हूँ, इथोपिया जाऊँगा, उगांडा, बुरुंडी और शायद नाइजीरिया भी जाऊँ अगली ट्रिप पे। तो उसने बोला बेटा नाइजीरिया मत जाना। तो मैंने बोला क्यों? तो वो बोले कि वहाँ जाना तो या तो लोकल हो, तुझे कोई लोकल ही लेने आए, ऐसा भी हो सकता है जो तू ऊबर वो बुलाएगा वही किडनैप कर ले तुझे। अब मैं जाऊँगा तो 5 गाड़ियाँ आएंगी गन के साथ मुझे लेने, पूरी अच्छी खासी मिलिट्री आएगी मेरे को लेने। मतलब बढ़िया पावरफुल आदमी थे भाई वहाँ के जो गुजराती थे हमारे। अब आप जो बात कर रहे थे वो राजधानी, हाँ। तो भाई देखो एदिस तो ऐसा है कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। अगर मैं अभी आपको एकदम हाँ आँख खोलूँगा ना ब्लाइंड फोल्ड करके, तो आप पक्का बोलोगे यार ये यूरोप में आ गया क्या मैं। अच्छा। इवन बैंकॉक से भी अच्छा है भाई। बैंकॉक तो भाई बहुत ही क्लासी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर्स और आप ये। कहाँ गए हो? बैंकॉक गए हो गया आप? हाँ बैंकॉक गए हैं। हाँ। थाईलैंड बात। उससे अच्छा है इंफ्रा, तो आप समझ सकते हो कैसा है। बहुत डीप से बना रहे हैं, म्यूजियम्स बना रहे हैं, बट दिक्कत पता है क्या हो रही है इन कंट्रीज़ में? अब इन्होंने चाइनीज़ पैसा ले लिया, पब्लिक तो आपकी वहीं है, वो तो पर डे के लिए भी मुश्किल है। अब ये बात उन्हें चुभती है इथोपियंस को, बट ये ग्राउंड रियलिटी तो यही है। बिजनेस सारे चाइनीज़ ओन करते हैं, बिल्डिंग सारी चाइनीज़ ओन करते हैं, इंफ्रा बना रहे हैं, या तो शायद दुनिया को दिखाने के लिए बना रहे हैं कि भाई हमारी कैपिटल ऐसी है। 90% कैपिटल भी लैंड होते हैं, वहीं घूमेंगे। अब हमारे जैसा कोई पागल होगा कि चलो भाई इनकी पाताल लोक देख कर आए। तो उसे दिखेगा कुछ अलग, या बस से चले गए इथोपिया तो दिख गया फिर पूरा। और वहाँ पे वैसे हाई क्लास वाले लोग भी है कि गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ओन कर रहे हैं। वो लोग कौन है? वो इथोपियन ही है या कोई और है? मतलब चाइनीज वगैरह ज़्यादा चला रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, बिजनेस वहाँ के भी बंदे ओन करते हैं, बट वो वही है कि जिसने क्रैक कर लिया कोड, है ना। अब देखो गवर्नमेंट को तो आपको क्या है कि अच्छा पैसा वैसा दे दोगे तो निकाल सकते हो। ऐसे कई धंधे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट, जैसे माइनिंग हो गई, इलीगल हो रही है तो कितना ही पैसा है। तो या तो बहुत हाई क्लास है या बिल्कुल लो बंदा है। और जो लो भी है ना, तो वो भाई अपना ईमान बचा रहा है जितना बचा सकता है। मैंने देखा, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं अगर होता तो बचा पाता इतना ईमान। मतलब फिर तो आदमी ये सोचे देखा जाएगा भाई, इतना गुर्बत में कौन जिएगा। बिल्कुल लो से लो एरिया में कहाँ पे गए आप? वहाँ पे कौन सा एरिया था? यार मैंने पूरा ही क्रॉस किया है। अब सोचो बॉर्डर से आया हूँ मोयले से, तो मोयले से इथोपिया तक पहुँचा हूँ, तो मोयले बॉर्डर टाउन में रुका हूँ मैं एक दिन। तो वहाँ ऐसे रिमोट एरियाज में रुकने के लिए क्या उनके लोकल्स के घर ही होते हैं, होटल होते भाई एक होटल मिला था मुझे, उसकी कहानी सुनो। मैंने रूम लिया, 800 रुपये का रूम मिला कि सुबह मेरी 3 बजे की बस थी, तो बस स्टेशन के बराबर में था। तो मुझे वहाँ एक ऑटो वाला लेके गया और उसने बोला भाई यहाँ ले लो, ठीक है। मैंने ले लिया। तो भाई टंकी चलाऊँ, पानी ना आए, वॉशरूम में पानी ना आए। तो बोलता भाई ये क्या है? तो वो कह रहा बाल्टी लेके आया, कह रहा ये बाल्टी है, अब इसी से नहाना है, इसी से धोना है। मैं भाई मेरे को हाथ जोड़ा, मेरे को जाने दे यहाँ से तू। तो फिर मैं वो छोड़ के फिर आगे चला गया था। फिर वहाँ पर एक गार्डेड, सरकार ने शायद बना रखा होगा टूरिस्ट के लिए, एक होटल था बस वहाँ पर। अच्छा। उसका क्या था किराया? 1000-1200 ही था। तो वहाँ पे आपके साथ लूटपाट और ऐसे कोई इनसिक्योरिटी वाली चीज़ नहीं हुई कि भाई आपको हार्म करा हो, झगड़ा हुआ हो या आपसे पैसे खोसने की कोशिश की गई हो? भाई बस मेरी वही हुई है, फ़ोन चोरी हुआ है आखिरी दिन इथोपिया में। और तो थोड़ा आपको सेफ रहना पड़ता है। देखो ये है, उनकी ट्रिक्स हैं। अफ्रीका में क्या है ना, अफ्रीका में आपको ये नहीं डरना कि आपको कोई मार देगा, वो सामने से कभी नहीं आएंगे, बंदूक दिखा के नहीं करेंगे, वो ट्रिक से करेंगे। एक ट्रिक है कि वो आपके पैंट पे थूक देंगे, फिर एकदम से उतरेगा, अरे अरे गाड़ी से, जैसे गाड़ी जा रही होगी, थूक दिया, अरे अरे सर ये हो गया, तो एकदम साफ वाफ करेगा। इतने में वो फ़ोन गया। अच्छा। मतलब अलग अलग ट्रिक है। चोरी कर लेते हैं। कोई फोटो खींच रहा है आपकी,
आप जा रहे हो फोटो खींच रहा है, कुछ 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 कहेगा सर ये देखो फोटो, आपको यार कितना अच्छा इंसान है, आप बातों में लग जाओगे, दूसरा बंदा आगे ले वो आपका फोन निकाल रहा है। तो वो ये ट्रिक्स हैं, मतलब ट्रिक्स खेलते हैं वो लोग। जेब कतरे हैं जेब बेसिकली। कतरे हैं वो। अच्छा, तो वहाँ पे यही स्कैम चल रहा है और भी कोई स्कैम चल रहा है? यार स्कैम तो बस यही है, जेब कतरे हैं बेचारे। मैं तो उनको तरस ही आता है कि जैसी, अच्छा ये देखो कि जब मेरा फ़ोन चोरी हुआ, ऐसा नहीं है क्यों, मैं थोपे को बढ़िया बता रहा हूँ, मेरा आखिरी दिन था, मैंने सोचा चलो यार मैं उसी एदिस की ही वीडियो बनाना चाह रहा था। मैंने क्या मुद्दा सोचा था कि देखो पैसा कहीं से भी आ रहा हो, वो एज अ ट्रैवल ब्लॉगर मेरा काम नहीं है किसी देश के फाइनेंशियल्स पे बात करना, ना अच्छा लगता, क्योंकि उन लोग सुलग जाते हैं यार कि यार हमारे देश के बारे में तू कौन होता है। ऐसा नेपाल में हुआ था मेरे साथ सीन, एक वीडियो डाली थी, वो मुझे ढूंढ रहे थे अगले दिन कि तू एयरपोर्ट पे तो मिलेगा। क्या बोल दिया था आपने ऐसा? यार मैंने बहुत लाइट वे में बोला था। वहाँ क्या हुआ, मैं न्यू ईयर पे गया था, तो यहाँ पर मेन सिटी है पोखरा ट्रैवलिंग की। तो पोखरा में मैंने क्या देखा कि भाई पोखरा का जो ओवरऑल इंफ्रा है वो काठमांडू से बहुत अलग है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंफ्रा देख के मैं समझ जाता हूँ कि इंफ्रा कहाँ का है, तो फंडिंग लग रही थी चाइना की। वो चाइना की फंडिंग निकली। फिर मैंने रिसर्च की थी, पता चला कि जो उनका एयरपोर्ट है वो पूरा ही चाइना ने बनाया। बनाया, पोखरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अब वो जो पहाड़ है उन पर खरीद के होटल बनाने की प्लानिंग कर रहा है, उसको एक टूरिस्ट प्लेस बनाएगा। चलो इतना भी ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भाई यहाँ एक बैलून फेस्टिवल हो रहा है, वो देखो। तो भाई 10 20 30 बैलून उड़ रहे हैं, हॉट एयर हॉट बलून। एयर बैलून उड़ रहे हैं, बहुत बड़ी स्टेज लगी हुई है, डीजे की इंटरनेशनल लेवल कॉन्सर्ट हो रहा है और फ्री है। हु वाज द स्पॉन्सर? BYD। पूरे शहर में BYD के पोस्टर लगे हुए हैं, बसेस फ्री चल रही हैं, इस पर BYD है। चलो भाई ठीक है, किसी देश में आप आ रहे हो, फंडिंग कर रहे हो, यहाँ तक भी ठीक है। पोखरा में एक रिवर वॉक है, उनकी एक रिवर है, उसके सामने एक बहुत अच्छा खूबसूरत वॉकिंग का वो है। तो वहाँ पर एक इवेंट हो रहा था कि नेपाल एंड ड्रैगन फ्रेंडशिप करके, तो उस पर बोर्ड लगे हुए थे कि चाइना और नेपाल की फ्रेंडशिप है, ये है वो है। अब इवेंट हो रहा है नेपाल में, तो एंकर नेपाली होना चाहिए जो उनकी भाषा बोले। एंकर था चाइनीज़। अच्छा, हम भी खड़े हैं, नेपाली भी खड़े हैं, वो चाइनीज़ में बोल रहा है भाई, और कुछ समझ नहीं आ रहा। हम क्या करें। और 100-200 बंदे खड़े थे जो चाइना की जैकेट पहन के खड़े हुए थे वहाँ पर, चाइनीज़ 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 चाइनीज़। तो और सच बताऊँ तो यार बोलना नहीं चाहिए कि वो एक सेकंड वो लग रहे थे नेपाली वहाँ पर, जैसे उनकी कंट्री है, उनके यहाँ इवेंट हो रहा है, वो होस्ट करने होने चाहिए, वो बुलाएं कि भाई ये है हमारी, तो समझ में आता है। वहाँ चीज़ें उल्टी हो रही थी। वो होस्ट नहीं गेस्ट लग रहे थे अपने ही देश में। सही बोले। और अगले दिन वहाँ वो नहीं थी ड्रैगन बोट रेस, तो उसमें भी चाइना की ही टीम थी और जीती भी वो चाइना ही। तो मैंने बस ये बोला था कि जब वो रात में गया था मैं उस इवेंट में, तो BYD के वो उड़ रहे थे, तो मैंने बोला यार देखो क्या शानदार इवेंट हो रहा है, आपको टर्की जाने की ज़रूरत नहीं है हॉट एयर बैलून के लिए, आप नेपाल आ जाओ, बहुत खूबसूरत है यार, लोग भी बहुत अच्छे हैं, और ये पूरा इवेंट चाइनीज़ कंपनी BYD करा रही है। मैं इसके ऊपर पूरी डिटेल में एक वीडियो बना रहा था, बट वो मैंने कैंसिल कर दी फिर इस रील के बाद, क्योंकि फिर भाई लोग बहुत हर्ट हो गए फेसबुक पे कि ये है वो है, तुम धोती, हमें धोती बोलते हैं। अच्छा, इंडियंस को। धोती? हाँ धोती। अच्छा। ये मुझे पता चला उस दिन जब मुझे कहा भाई तुम धोती, तुम तो किल्स हो गई हमारी। जैसे हम इन्हें शाप जी बोलते हैं या ऐसे कुछ। मतलब मुझे काफी लोगों ने धोती बोला हुआ कमेंट में, तो मुझे पता चला ऐसा ही हो गया नाम रखा हुआ। शाब जी। और आप चलोगे जय रोड पे, बहादुर बहादुर बोल देते हैं। बहादुर फिर भी, हाँ बहादुर है बहादुर रिलेटेबल, बोलते हैं। बहादुर है रिलेटेबल। हाँ मोमोज भी बोल देते हैं अब तो। हाँ। तो इन्होंने बस यही बोला कि तुम किलस रहे हो। मैंने कहा हमारे तो वजह ही नहीं है किलसने की, हम क्यों किलसेंगे। मैंने तो जो देखा वो बोला एज अ ट्रैवलर, बट फिर मैंने यही समझा, इसलिए मैंने एडिस में फिर वो चीज़ करने की कोशिश नहीं की कि अच्छा, मत पढ़ो, लोग हर्ट हो जाते हैं। फिर फोन चोरी वाला बता रहे थे आप, क्या हुआ फिर? तो एडिस में मेरा आखिरी दिन था भाई, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं शहर घुमा देता हूँ, लोगों को बोल दूंगा भाई ये इनका कैपिटल है, कहाँ से पैसा आ रहा है क्या आ रहा है वो आप खुद से रिसर्च कर लेना, समझदार आदमी हूँ, मेरा काम है शहर घुमाना, मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। तो मैं वहीं में निकला, अपने होटल से पीछे गया, तो वहाँ पर एक होटल है, उस पर मैंने देखा था काफ़ी भीड़ रहती है। मैं एक दिन घुसा था पर मुझे खाना समझ नहीं आया जो लोग खा रहे थे, तो मैंने अपने होटल वालों से पूछा, उसके बारे में जानकारी ली, तो मुझे समझ गया क्या, फिर अब खाने जाता हूँ आखिरी दिन। तो उनकी नेशनल डिश है इंजेरा, इथियोपिया की। क्या है वो? इंजेरा इतनी बड़ी एक प्लेट होती है, उस पर एक रोटी टाइप होती है, वो खट्टी सी होती है, तो उस पर वेज सब्जीज होती हैं अलग अलग,
तो आप 4 हम बैठ जाएंगे इस टेबल पे, चारों खाएंगे एक साथ अच्छा उसी में से, और बहुत टेस्टी दिखती है वो। होती है। अब वो बताऊंगा। तो मैं गया भाई होटल के अंदर, तो होता क्या है कि आखिरी दिन ना हम कैश खत्म कर देते हैं सारा, हमेशा। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत कैश बच गया यार, अब कब जाएंगे उस कंट्री में, तो मैंने सारा कैश खत्म कर दिया। और अफ्रीकन कंट्रीज में कार्ड ना के बराबर है, चलता ही नहीं। बहुत कम है, तो कैश तो लेना ही पड़ेगा। और उनकी तो क्या है, बीर है तो इतना इतना कैश लेके चलना पड़ता है गड्डी। तो मैं वहाँ पहुँचा उस होटल में, मैंने बोला भाई ऑर्डर ये करना है मेरे को इंजेरा और कार्ड है। तो बोलता नहीं भाई कार्ड तो नहीं चलेगा, सामने एटीएम है उससे पैसे निकाल लो। तो मैंने कहा यार अब पैसे निकालूंगा साला, फिर 500-1000 रुपये कटते हैं, इतने की तो डिश भी नहीं है और फिर निकालने भी ज़्यादा पड़ेंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है मैं जाता हूँ भाई। तो एकदम फैमिली बैठी थी मेरे बराबर में, उसने बोला नहीं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा खाना हम ऑर्डर करेंगे। अब मैं उन्हें जानता नहीं, मैं उन्हें पहचानता नहीं भाई। मैंने कहा नहीं नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। वो बोला नहीं इनके लिए इंजेरा लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, सब कुछ लाओ, आप बैठो। और उसने वहीं के वहीं ऑर्डर कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की उसको मना करने की, भाई वो नहीं माने। वो नहीं माने। ठीक है। तो बंदों ने पैसे दिए भाई मेरे, और ऐसा भी नहीं कि चेप हो गए हाय हेलो, कुछ नहीं कि भाई आप मेहमान हो। अलग ही बैठे हैं। तो मेरा जैसे मैंने खाना मंगाया एकदम मेरा ना वो कहता है हैप्पी हार्मोन रिलीज हो जाते हैं आदमी के। यार क्या देश है यार, मतलब नानागिल देखा, होटेस प्लेस देखी, गाँव भी देखे, लोग अच्छे ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं बड़ा खुश था। मैं निकला बाहर बड़े जोश में व्लॉग बनाते हुए कि चलो भाई अब एक काम करते हैं, वीज़ा निकाल लेते हैं, बस इजिप्ट का प्रिंट आउट निकालते हैं और एडिस के सेंटर में चल के वीडियो बनाएंगे। तो मैं वहाँ से व्लॉग बनाते जा रहा था। राइट हैंड साइड में एक बंदा था, आपने देखा होगा होटल के बाहर बंदे खड़े होते हैं जो मेन्यू, जिनके हाथ में मेन्यू होती है कि भाई मेन्यू दिखाते रहते हैं। तो मुझे दिखा रहा था, तो मैं अपने व्लॉग में था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, उस बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं है, ओ खाली पेपर तो था। खाली था वो, मैंने बाद में देखा है वीडियो में। तो ऐसा तो उनको भी मतलब यार ट्रिक पता होती है इंसानी माइंड की, जब कुछ काम कर रहा होता है तो कंफ्यूज रहेगा। तो मैं चल रहा था तो एक बंदे ने मेरे को ऐसे पकड़ा हाथ से और कहता हे ब्रदर वेयर यू फ्रॉम। तो नशे से मैं था, ऐसा अजीब सा हो रखा था वो। तो बोलता आई एम फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे बंदे मुझे कई बार अफ्रीका में टकराए हैं, जो नशे में कुछ बोलेंगे, वीडियो बना रहा हूँ तो बोलेगा तू वीडियो क्यों बना रहा है, सोमालियंस। तो मेरे को आदत भी पड़ गई थी, मेरा डर ही खत्म हो गया था। 50-60 दिन में मैं चढ़ जाता था इन पे, पुलिस वालों पे भी कि क्या है भाई, जब गलत नहीं हो तो क्यों डरना है। तो बोला मैं इंडिया से, तू कहाँ से है, तो कहता मैं यहीं से हूँ। तो फिर ना मेरे वो हाथ ऐसे दबाने लगा, गुड़ 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 ऐसा आवाज़ निकाल रहा है मुंह से, अरे गुड़ 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 गुड़। तो मैं बोला ये क्या हो गया। तगड़े ही नशे में। तो मैंने कहा भाई ओके 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 ओके। तो वो क्या कर रहा था, जो बंदा राइट में था मेरे, वो उसको टाइम दे रहा था मेरा फ़ोन निकालने के लिए कि मैं लग जाऊँ इसके साथ। और वो जो गत्ता ले रहा था वो उसने कवर किया है मेरे बैग के सामने और चैन खोल के फ़ोन निकाल लिया है। तो ये उनकी प्लानिंग थी। मैं निकल गया और इतना जितना कैमरा होगा इससे थोड़ा आगे चलाऊँ मैं, और एक गाड़ी रुकी, उसका शीशा डाउन हुआ। ये सब वीडियो में है, इस टाइम कैमरा चल रहा है, अभी मुझे पता नहीं है। तो कहते हैं ब्रदर इधर मत घूम भाई, ये सेफ़ नहीं है, मतलब इंग्लिश में बोला हो। मैं बोलता भाई थैंक यू यार। तो मैं खड़ा हो गया, यार अल्लाह पागल था क्या आदमी दबा रहा है। तो मेरे साथ जो थी, मैंने बोला यार बड़ा अजीब आदमी था, हाथ दबा रहा था। तो ये ट्रिक हमें कुछ दिन पहले एक बंदे ने बताई थी होटल में ओ कि ऐसे करेंगे, कि ऐसे कर होता है, कोई हाथ दबाता है, कोई थूकता है। तो एकदम उसने बोला भाई और फ़ोन कहाँ है। तो मैंने देखा भाई मेरा बैग खुला हुआ है, फ़ोन गायब। मैंने कहा हो गया भाई, ट्रिप के पैसे गए अब पूरे, मतलब जो कमाना इतना है नहीं जितने लग गए।